हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज मानव प्रजातियां यानी कि ह्यूमन रेसेस या ट्राइब्स की। यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है और मैचिंग्स में तो खासकर ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज है किसके पास, एग्जामिनर के पास। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ट्राइब से लेके बहुत सारी जो मानव जातियां प्रजातियां हैं वहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आते रहे। ठीक है, तो उसी के विषय में बात करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे भरपूर। और ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव प्रजातियां। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है तो टाइम और समय बहुत ही ज़्यादा उपयोग होना चाहिए इसका। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जूलू जनजातियां। ठीक है, जूलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में पाई जाती हैं दोस्तों? तो जो जुलू ट्राइब्स है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर? जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली ट्राइब्स है। यह अपनी संस्कृति और परंपराओं यानी कि अपने कल्चर और रिचुअल्स के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तो जुलू एक कबीला था यानी कि एक ट्राइब्स थी। अंग्रेजों के मध्य 1879 ईस्वी में ईसांड लवाना का युद्ध लड़ा गया। यह मूलतः खाद्यान्न उत्पादक एवं कृषक पशुपालक होते हैं। तो जुलू कैसे हैं दोस्तों? ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर, और ये पशुपालक होते हैं दोस्तों, यानी कि कृषक एवं पशुपालक होते हैं ये जुलू। और कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये स्थान है, ये जनजातियां, इनकी बात हो रही है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। पहला ही दोस्तों इसमें गलत है। देखो, अलास्का में कोरियाक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अलास्का में कोरियाक नहीं पाए जाते हैं क्योंकि कोरियाक जो ट्राइब्स है, जनजाति है, ये पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के चुक्ची समुदाय की जनजाति है। तो ये गलत हो गया पहला। पुन्नान कहाँ पाए जाते हैं? बोर्नियो में। रुबाला दोस्तों याद रखना, अरब वनस्थल। कहाँ पर? अरब डेजर्ट में रुबाला पाए जाते हैं। वहीं लैप्स जो है स्वीडन तथा फिनलैंड में पाए जाते हैं। पीसीएस 21 का क्वेश्चन है। तो कोरियाक कहाँ पर है? देखो नीचे यहाँ भी है। कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय की जनजाति है। यह लोग प्राय कोरियाक भाषा का प्रयोग करते हैं जो एक चुकोलो कमचात की भाषा है दोस्तों। ठीक है, कैसी? चुकोलो कमचात की भाषा है। तो अलास्का में कोरियाक नहीं है, बोर्नियो में पुन्नान है, अरब वनस्थल में रोवाला है, और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स पाए जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट? सूची 1 को 2 से मिलाना इज वेरी इंपोर्टेंट। यहूदी, टेडा, बेजा और लोर दोस्तों कहाँ कैसे पाया जाता है, इनकी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? यहूदी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? इजराइल में। टेडा कहाँ? लीबिया में। बेजा ईरान में, नहीं, लोर ईरान में। ठीक है, तो ये यहूदी दोस्तों कहाँ? इजराइल। तो आप ए पर 4 लगाएंगे तो एलिमिनेशन में आ जाएंगे। देखो भाई, एलिमिनेशन इतना आसान नहीं है, 3 पॉइंट हो रहा है। अब उसके बाद लोर मैंने ईरान बताया, तो आप डी पे 2 देख सकते हैं। अब एक ही एलिमिनेट हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो टेडा दोस्तों लीबिया में होते हैं, तो यहाँ 3, तो आंसर आपका डी आ गया। अब आ गया 4 3 1 2। टेडा लीबिया में होती हैं। ये निर्जातीय समूह है, यहूदी इजराइल, टेडा लीबिया, बेजा कहाँ पर है? आपके मिस्र में, इजिप्ट में, मेडिटेरियन सी के साउथ में। गॉट इट। लोर आपके ईरान में हो गए। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसकी कोई खास डिटेल तो है नहीं, ये फैक्चुअल डेटा है, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो इसकी कोई थ्योरी भी नहीं है ऐसा, तो यहाँ से आपको ये देखने पड़ेंगे। तो यहूदी कहाँ हो गए? यहूदी इजराइल में है, जो आजकल नरसंहार मचा हुआ है, चारों तरफ ईरान को भी घेर रखा है और इधर सीरिया को भी। टेडा कहाँ पर है? लीबिया में। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। बेजा, बेजा की राजधानी, सॉरी, बेजा की जो है, बेजा कहाँ पर मिलता है? ये मिस्र इजिप्ट में। लोर ईरान की निर्जातीय समूह है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ मैचिंग में देख सकते हो आप, यहूदी इजराइल में, टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में और लोर ईरान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जनजाति है और उसके देश हैं यूरोप। यूरोप कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यूरोप पाई जाती है दोस्तों आपकी नाइजीरिया में। नाइजीरिया कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में। अफ्रीका का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है ये नाइजीरिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाइजीरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके बाद इथोपिया में, उसके बाद इजिप्ट में, उसके बाद जिबूती में। ठीक है, नहीं, डीआर कांगो, सॉरी, नीड। ठीक है, कहाँ पर? डीआर कांगो में। तो नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद इथोपिया, ठीक है, इजिप्ट, और कहाँ पर? डीआरसी। डीआरसी बोले तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है नाइजीरिया में। तो यूरोप कहाँ की जनजाति होगी? यूरोप नाइजीरिया की जनजाति, और नाइजीरिया कहाँ है? वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में। मसाई केन्या की जनजाति है। मसाई केन्या की हो गई। सोमोलो दोस्तों, सोमोलो बुर्किना फासो, बुर्किना फासो भी पश्चिम अफ्रीकी कंट्री है। सोमोलो कहाँ पर है? सोमोलो बुर्किना फासो में, और स्वाना बोत्सवाना में। स्वाना कहाँ है? बोत्सवाना में। 2019 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो आंसर इज डी, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। तो यूरोप होगी नाइजीरिया में, मसाई केन्या में, सोमोलो होगी कहाँ पर? सोमोलो कहाँ पर है? बुर्किना फासो, और स्वाना हो गया दोस्तों। स्वाना जो जनजाति है वो बोत्सवाना में पाई जाती है। बोत्सवाना का
कालाहारी डेजर्ट भी यहीं पर पाया जाता है। गॉट इट। देखो यूरोप नाइजीरिया, बेनिन, टोगो सब जगह मसाई, केन्या, सोमालो हो गया, बुर्किना फासो, शवाना हो गया आपका, बोत्सवाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और स्थान की बात हो रही है। देखो पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है, अंगामी नागालैंड में, एनू जापान में, अंगामी इंडिया यानी कि नागालैंड में, एनू जापान में, खिरगिज सूडान में नहीं पाई जाती दोस्तों। खिरगिज कहाँ पाई जाती है बताइए दोस्तों? मिस्र में। ठीक है, खिरगिज कहाँ? मध्य एशिया, किर्गिस्तान वगैरह में पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य एशिया में। खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है। पिग्मी कांगो बेसिन में है। ठीक है, अंगामी नागालैंड में, एनू जापान में। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पर फिर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, किसका सुमेल नहीं है? एनू जापान में है। बुशमैन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है। देखो बुशमैन कालाहारी में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका कालाहारी में पाई जाती है, ना कि दक्षिण अफ्रीकी संघ में दोस्तों। ठीक है, मसाई केन्या में, और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। और पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी किसमें पड़ता है? किसमें? ये पड़ता है पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। ठीक है, और किसमें पड़ता है? ये माइक्रोनेशिया में। गॉट इट। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक जनजाति है। कहां पर? कालाहारी में। आइनू यानी कि एनू जापान की जनजाति है। मसाई जो है टंगानिका, केन्या व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मसाई यानी कि ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। ये घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। तो मसाई जनजाति घुमक्कड़ प्रजाति की होती है। और पापुआंस प्रशांत महासागर सागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप के ये आदिवासी पिग्मी जाति से मिलते जुलते हैं। कौन? पापुआंस। ठीक है, और पिग्मी कहां पर है? पिग्मी कहां पाई जाती है? अफ्रीका में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जनजाति और क्षेत्र के। खिरगिज कहां पाए जाते हैं? मध्य एशिया में, बुशमैन कालाहारी में, एनू जापान में, और बद्दू अरब में। सी इज द राइट आंसर। 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। तो खिरगिज कहां हो गए दोस्तों? मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान और बद्दू अरब में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे और आपका कंफ्यूजन बढ़ाते रहेंगे। सो बेहतर है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व के निम्नलिखित में से किस भाग में एस्किमो निवास करते हैं? एस्किमो दोस्तों कहां पर निवास करते हैं? ये एल्पाइन वाले टेम्परेट वाले इलाके में। तो यह है अलास्का एवं उत्तरी कनाडा में। एस्किमो जनजाति के लोग उत्तरी ध्रुव के समस्त बड़े प्रदेशों लाइक ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है, अलास्का, यूएसए, कनाडा, बेरिंग स्ट्रेट, उसके आसपास, या साइबेरिया के चुकची प्रायद्वीप, चुकची प्लेट्यू आदि के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बाद विश्व का सेकंड नंबर का द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद है आपका बोर्नियो द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एस्किमो शब्द का अर्थ कच्चा मांस खाने वाले होते हैं। इसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये बर्फीले क्षेत्र से सुरंग बनाकर रहते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। ये कई बार इग्लू, तो इग्लू जो बनाते हैं दोस्तों, बर्फ का बना हुआ एक क्या होता है? एक सुरंग जैसी होती है, गुफा जैसी होती है, उसे कहते हैं इग्लू। और ये कौन रखते हैं? एस्किमो। ये आया हुआ क्वेश्चन है एस्किमो पे दोस्तों। ठीक है, कौन इग्लू बनाते हैं? ये लोग हार्पून नामक हड्डियों से बने भाले से मछलियों का शिकार करते हैं। ये सब ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लोग चमड़े के तंबू बनाते हैं, जिसे कहते हैं स्यूपिक्स। याद रखना, तो चमड़े के जो तंबू हैं इनके, उनको कहते हैं स्यूपिक्स। ये क्वेश्चन समझो आ सकता है। तो स्यूपिक्स क्या है? चमड़े के तंबू हैं और एस्किमो के द्वारा बनाए जाते हैं। और मछलियों का शिकार करने के लिए इनका जो हथियार है उसे कहते हैं हार्पून, जो हड्डियों का बना होता है। और जो यहाँ रहते हैं ये इग्लू होते हैं, जो सुरंग जैसा या एक तरह की गुफा होती है, जिसे इग्लू कहा जाता है। मंगोल प्रजाति के हैं एस्किमो, कच्चा मांस खाने के लिए फेमस है। आई होप दिस इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बात कर रहे हैं। फुलानी दोस्तों पश्चिम अफ्रीका में यानी कि वेस्ट अफ्रीका में, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया वगैरह के आसपास वहां पाई जाती है। बंटू सहारा में, जो बंटू है वो सहारा में नहीं पाई जाती दोस्तों। बंटू कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका की सारी जनजातियों की बात हो रही है। तो पश्चिम अफ्रीकी देश फुलानी लोग द्वारा आवासित है। फुलानी लोगों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन करना। बंटू दोस्तों निग्रो जनजाति के परिवार सदस्य हैं, जो अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में रहते हैं। तो कहां पर है? सहारा में नहीं है, भूमध्य रेखीय भागों में, जो इक्वेटर के पास वाले भागों में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में, नुबा सूडान में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? बारीकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मसाई कहां पर है? पहले ही बात की, केन्या। कहां पर? केन्या, युगांडा और तंजानिया वाले इलाकों में है ये मसाई। नुबा कहां पर है? नुबा सूडान की जनजाति है। और ये जो बंतू हैं ये अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में रहते हैं। कहां पर? इक्वेटर वाले इलाकों में। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एस्किमो की बात की, इनका रहने का स्थान इग्लू था भी बताया। ठीक है, हार्पून से शिकार करते हैं। तो एस्किमो कहां पर है? कनाडा में। मसाई कहां पर कह सकते हो? केन्या में। बद्दू कहां कह सकते हो? सऊदी अरब में। और बुशमैन
बोत्सवाना में, बुशमैन बोत्सवाना में कह सकते हैं। ठीक है, एस्किमो कनाडा, मसाई केन्या, बद्दू सऊदी अरब, हमद और नापूद का मरुस्थल कहाँ पर है, ये भी सऊदी अरब में, हमद और नापूद के डेजर्ट। बुशमैन कहाँ पर है, कालाहारी यानी कि बोत्सवाना में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, सुमेलित हो रही है दोस्तों, ये सारी क्या है ट्राइब्स। हेमाइट युगांडा में, सेमाइट मलेशिया में, सकाई सूडान में, बुशमैन कहाँ है, बोत्सवाना में। सही सुमेलित है, बाकी ये सब असुमेलित है दोस्तों। क्या है, तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना में मिलती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक बुशमैन हबशी प्रजाति के लोग हैं। अब लेसोथो, नेपाल और जिम्बाब्वे में भी पाई जाती है। लेसोथो एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका के पास पाया जाता है। नेपाल जो जगह है साउथ अफ्रीका में, और जिम्बाब्वे एक कंट्री, अफ्रीकन कंट्री। वही बात करें, सकाई जो है, सकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप में जो मलेशिया के वनों में निवास करती है। तो सकाई कहाँ है, मलेशिया में, मलाया प्रायद्वीप में, उसके वनों में रहती है सकाई। ठीक है, जबकि सेमाइट जो है और हेमाइट, सेमाइट एवं हेमाइट उत्तरी और उत्तरी पूर्वी कहाँ पर, नॉर्थ और नॉर्थ पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो हेमाइट युगांडा में नहीं है। युगांडा कहाँ है, युगांडा दोस्तों कहाँ पर है, युगांडा ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हेमाइट कहाँ हो गए, हेमाइट और सेमाइट उत्तर, और सेमाइट हो गए उत्तरी और हेमाइट हो गए उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित प्राइमेटों, जो प्राइमेट्स होते हैं, में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, गिब्बन कौन है दोस्तों। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गिब्बन बोला जाता है, गिब्बन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले। देखो ऊपर बात हुई है एस्किमो कनाडा में, बात सही हो गई। ओरान जनजाति दोस्तों भारत में है। इस ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है, ओरान झारखंड वगैरह में, अंडमान वगैरह में पाई जाती है। तो ये कहाँ पर है, ओरान भारत में पाई जाती है। ठीक है, लैप्स कहाँ पाए जाते हैं, लैप्स यूरोपीय टुंड्रा में, टुंड्रा जनजाति यानी अल्पाइन वाले इलाके में, जहां पर क्या है बर्फ, टुंड्रा में लैप्स। तो लैप्स कहाँ पर पाए जाते हैं, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश में दोस्तों। गोंड भी अफ्रीका की, सॉरी गोंड भी कहाँ की, इंडिया भारत की एक जनजाति है। सबसे बड़ा क्या है, ट्राइब समूह है गोंड। ठीक है, तो एस्किमो कनाडा इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, इसकी बात करेंगे। एस्किमो अमेजन बेसिन में नहीं है, कनाडा में, ये गलत हो गया। पिग्मी मैंने बताया दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, कांगो बेसिन यानी कि ईस्ट अफ्रीका में, ये भी गलत हो गया। बंतु सहारा में पाए जाते हैं। ठीक है, बंतु अफ्रीका के भूमध्य रेखीय, किस पर, इक्वेटर वाले पार्ट पर, तो सहारा में नहीं है, ये गलत हो गया। बुशमैन कालाहारी इज मैचिंग, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एस्किमो हो गया उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बंतु अफ्रीका का भूमध्य रेखीय भाग जहां पर बंतु पाए जाते हैं। ठीक है, बंतु याद रखना। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल जिसमें बोत्सवाना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, देखो इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी है कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, कई बार से आ नहीं रहा है, हो सकता है इस बार वो रख दें। ठीक है, बराबर, इसको बर्बर बोलते हैं। ठीक है, बर्बर कहाँ होते हैं, मोरक्को में पाए जाते हैं। ठीक है, मोरक्को कहाँ है, मोरक्को कहाँ है दोस्तों, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इनुट कनाडा में, सेमांग इंडोनेशिया में, अभी बात हुई थी, सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। मलेशिया की कहाँ पर, सेमांग कहाँ पाए जाते हैं, मलाया के पर्वतीय भागों में, अफ्रीका में मलाया के पर्वतीय भागों में, वनों में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो सेमांग कहाँ पर है, मलेशिया में। बैदा श्रीलंका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सही है। तो बर्बर कहाँ पर हो गए, तो सेमांग जो है मलाया के पर्वतीय भागों में, अंडमान निकोबार में भी, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में भी ये सेमांग पाए जाते हैं। बर्बर मोरक्को में दोस्तों, इनुट कनाडा में, और बेदा श्रीलंका की जनजाति है। शायद आई होप समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं इनुट पे दोस्तों। एस्किमो और इनुट को बराबर याद रखना। इनुट लोग नहीं पाए जाते दोस्तों, तो इनुट स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। इनुट लोग दोस्तों वहां पाए जाते हैं जहां पर टुंड्रा जैसी जलवायु है, साइबेरिया जैसी जलवायु है, अल्पाइन जैसी जलवायु है। तो इनुट लोग कहाँ, अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड में पाए जाएंगे। वैसे भी अगर कॉमन सेंस लगा सकते थे तो अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड ये तीनों एक ही तरह के हैं, बर्फ से घिरे हुए इलाके। स्वीडन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनुट लोग मुख्यतः साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें अलास्का ग्रीनलैंड और कनाडा का उत्तरी भाग आता है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। स्वीडन में इनुट लोग नहीं पाए जाते दोस्तों। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जाति और जनजाति और देश की। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं, बुशमैन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, अभी बात हुई थी। बुशमैन आपके नामीबिया, बोत्सवाना नामीबिया वाले इलाके में। बद्दू की बात हुई, कहाँ पाए जाते हैं, बद्दू कहाँ पाए जाते हैं, बद्दू आपके सऊदी अरब में बात हुई। सऊदी अरब में कहाँ पर, भूमध्य रेखीय वाले इलाके में, वो बंधु है बद्दू। ठीक है, अरबियन डेजर्ट में। पिग्मी कांगो बेसिन में, और मसाई केन्या में, पूर्वी अफ्रीका में। तो यू कैन सी लाइक दैट 2 3 1 4। वेयर इज 2 3 1 4, सी द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। बुशमैन नामीबिया कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना में भी बुशमैन है,
बद्दू सऊदी अरबिया में, पिग्मी कांगो में और मसाई ईस्ट अफ्रीका यानी कि केन्या, युगांडा और तंजानिया के आसपास पाए जाते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं सारी चीजें, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। मध्य एशिया में अल्पाइन नहीं पाया जाता दोस्तों। अल्पाइन मध्य यूरोप में पाए जाते हैं। यहाँ देखो, मध्य यूरोप में, एशिया में अल्पाइन जैसा नहीं है, यूरोप में ये पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में निग्रोटो, कालाहारी में बुशमैन और नॉर्डिक जो पाए जाते हैं वो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं, नॉर्डिक समूह। तो अल्पाइन जो है मध्य यूरोप में पाए जाते हैं, जबकि कांगो बेसिन में निग्रोटो, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन तथा स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, किर्गिज दोस्तों मध्य एशिया में, कहां पर? कजाकिस्तान वगैरह मध्य एशिया हो गया, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फलानिकिस्तान, जितने भी किस्तान है देख लो उधर। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा था, पूर्वी अफ्रीका में मतलब केन्या, युगांडा और तंजानिया। रेड इंडियंस ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, एस्किमो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। एस्किमो कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, यहाँ पर एस्किमो पाए जाते हैं। और जो जिस घर में रहते हैं वो होता है इग्लू, और जिससे शिकार करते हैं होता है हार्पून। तो मसाई जनजाति के लोग पशुपालन, याद रखना, पशुपालन के रूप में पूर्वी अफ्रीका, केन्या, युगांडा और टंगानिका के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। किर्गिज मध्य एशिया में, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में और एस्किमो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? पिछली बार भी आया हुआ है, आपने देखा होगा। तो लैप्स पाए जाते हैं कहां पर? स्कैंडिनेविया में, स्वीडन है, स्वीडन में दोस्तों लैप्स, स्वीडन है, नॉर्वे यहाँ पे। स्कैंडिनेविया प्रदेश में लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। एस्किमो जनजाति अलास्का से ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माउरी न्यूजीलैंड की है, मसाई जाम्बिया में पाए जाते हैं। अब जाम्बिया दोस्तों, मसाई अगर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं मसाई, तो जाम्बिया आपके हिसाब से पूर्वी अफ्रीका में होना चाहिए। मैप दिमाग में लाओ, हिट कर दो, तो मध्य अफ्रीका में पड़ता है जाम्बिया, सो यही गलत हो गया। मध्य या पश्चिमी अफ्रीका का, पश्चिम अफ्रीका के कुछ कोस्टल एरिया में देख सकते हो जाम्बिया, वैसे तो मध्य अफ्रीका में पड़ता है। मायाज ग्वाटेमाला में है, ग्वाटेमाला कहां पर है? ये कैरिबियन कंट्री है ग्वाटेमाला। बुशमैन कालाहारी में है, ठीक है, ये कालाहारी डेजर्ट है, ग्वाटेमाला क्या है? कंट्री है। माउरी न्यूजीलैंड में हो गए दोस्तों, मसाई आपके कहां हो गए? केन्या, टंगानिका और पूर्वी युगांडा में। मायाज ग्वाटेमाला में और बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं। आई होप सो गॉट इट, इज द बेस्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन्स। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन दोस्तों बात हुई है काफी, बुशमैन ही बुशमैन आ रहा है, कालाहारी से। बुशमैन नामक जनजाति दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये एक यायावर एवं आखिर तक जीवन व्यतीत करने वाली ट्राइब्स है। ये हब्सी प्रजाति के लोग होते हैं, जिनकी आंखें चौड़ी व त्वचा बिल्कुल काली होती है। क्यों काली होती है? क्योंकि ये इक्वेटर के काफी नजदीक पाए जाते हैं। सेमांग पे पहले भी बात कर चुके हैं, फिलहाल से फिर बात करते हैं। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं? तो मलेशिया। सेमांग मलेशिया के वनों में, और मलेशिया में कैसे? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फोकस इधर रखना चाहिए, बार बार मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? एक्यूरेसी मच बेटर करनी है तो निग्रोटो प्रजाति के सेमांग लोग मलेशिया के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय वनों से कंदमूल, तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वो भूमध्य रेखीय वनों के आसपास पाए जाते हैं। वहां से कंदमूल, फल आदि का सार संग्रह करके, शिकार करके अपना लाइफ व्यतीत करते हैं। ये लकड़ी व घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते हैं। कौन? सेमांग। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है? अभी बात की, घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते हैं। कौन? मसाई। ठीक है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के घास के प्रदेशों में निवास करती है। क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में क्या है? घास के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं, घास के प्रदेश पाए जाते हैं। यह मूलतः घुमक्कड़ पशु चारक के हैं, तो पशु पालना इनका काम है मसाइयों का, इसलिए उन पशुओं के लिए खाने के लिए घास चाहिए चरवाक के रूप में, इसलिए क्या करते हैं? घुमक्कड़ पशु चारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का मुख्य आधार पशुपालन है, पेस्टोरल सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, अगर आप दिल से चाहते हैं तो दिल से एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे आपको, तो दिल से इसको फेमस कर दो, वायरल कर दो वीडियो को। नेक्स्ट बात करते हैं, बुशमैन कालाहारी में, बैक टू द क्वेश्चन, तो बुशमैन कालाहारी में, उसके बाद एनू
बहुत इंपोर्टेंट है। एनु कहाँ पाए जाते हैं? जापान में यार, लेकिन जापान तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। तो होक्काइडो कहाँ पर है? जापान का एक आइलैंड है होक्काइडो। फिर उसके बाद होन्शु, शिकोगु और क्यूशु, नॉर्थ टू साउथ। होक्काइडो, होन्शु, शिकोगु और क्यूशु, ठीक है। और जो होन्शु है सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, जिस पर टोक्यो उसकी राजधानी एस्टेब्लिश है, ठीक है। एनु कहाँ हो गया? होक्काइडो में। किर्गिज आपके मध्य एशिया में, और मसाई कहाँ? केन्या में। आंसर हो गया 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है देख सकते हो। तब बुशमैन कालारी में हो गया, एनु या एनु, होक्काइडो या होक्काइडो में हो गया, किर्गिज मध्य एशिया में, मसाई केन्या में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? एनु जापान में है, मसाई केन्या, ठीक है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, पापुआंस या पापुआ न्यू गिनी में। ये चारों ही मेरे हिसाब से मैचिंग में लग रहे हैं, सुमेल नहीं है, चारों ही सही सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनजाति और क्षेत्र। किर्गिज कहाँ है दोस्तों? किर्गिज मध्य एशिया में, बुशमैन कालारी में, एनु कहाँ पर है? जापान में, बद्दू अरब में है। सो नाउ सी इज द राइट आंसर, देख सकते हो गाइस, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बराबर मल्टीपल टाइम्स करते रहिएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि, कैसी चलवासी कृषि यानी कि भूमक्कड़ कृषि करते हैं? कौन? भारत के भील। भील जनजाति पाई जाती है कहां पर दोस्तों? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले इलाकों में। खानदेश में भी भील जनजाति पाई जाती थी। तो भारत के भील कैसी कृषि करते हैं? याद रखना, चलवासी कृषि, भारत के भील, ठीक है। और हौसा कहाँ है? पश्चिम अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में, याद रखना। किर्गिज मध्य एशिया में, सेमांग मलेशिया के जंगलों में रहते हैं। तो पश्चिम अफ्रीका की हौसा जनजाति चलवासी कृषि की नहीं करती है, ये खानाबदोश पशुपालक हैं, ठीक है। ये नाइजीरिया के मूल निवासी हैं। कौन? ये हौसा, नाइजीरिया में, वेस्ट अफ्रीका। मध्य एशिया की किर्गिज भी खानाबदोश पशुपालक हैं। मलेशिया के सेमांग शिकारी हैं, ये खाद्य संग्रहण करते हैं यानी कि फूड कलेक्शन करते हैं। जबकि भारत के भील मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं, जो चलवासी कृषि करते हैं। तो चलवासी कृषि कौन? भारत के भील, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस हो गए हमारे यहाँ की ट्राइब्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? सही उत्तर चुनिए दोस्तों। एस्किमो कनाडा में, ओरान नॉर्वे में, लैप्स सूडान स्वीडन में, गोंड श्रीलंका में। सारा गलत है मामला। एस्किमो कनाडा ही सही है दोस्तों, बाकी के सब गलत लग रहे हैं मुझे। एस्किमो कनाडा में, लैप्स उत्तरी साइबेरिया व दक्षिण स्कैंडिनेविया में। ओरान तथा गोंड भारत की क्या है? ओरान तथा गोंड क्या है? लैप्स को हटा देंगे इसमें से। ओरान तथा गोंड भारत में पाई जाने वाली आदिम जनजातियां हैं। सो मेरे को 1 ही सही लग रहा है फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों घुमक्कड़? देखो बताइए, इनमें से सभी घुमक्कड़ लग रहे हैं। पिग्मी की बात करेंगे दोस्तों, ये कांगो बेसिन के गैबोन, याद रखना, गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्रों में, अमेटा तथा न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं ये पिग्मी। ये आखेट करने में यानी कि शिकार करने में कुशल होते हैं एवं यही इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या? आखेट। कजाक जो होते हैं दोस्तों, कजाक कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका यानी कि टंगानिका, ठीक है, केन्या और अफ्रीका में पाए जाते हैं। केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं ये मसाई। लैप से या यूरोप के टुंडा प्रदेश की घुमक्कड़ पशुचारण चलवासी कौन है? ट्राइब से है। कौन? लैप दोस्तों। कहां पर है? ये टुंडा प्रदेश की घुमक्कड़ पशुचारण क्या है? चलवासी है। अतः दिए गए विकल्प में सभी जनजातियां घुमंतु एवं अर्धघुमंतु प्रवृत्ति की बनी हुई है। वैसे ज्यादातर ट्राइब्स घुमंतु और अर्धघुमंतु प्रवृत्ति की होती हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे, परिवहन पे। देखो सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों, कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन हैं, आपको देखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक एक लोकेशन माइंड में मैप के हिसाब से आप ध्यान रखना। और सबसे रिक्वेस्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे हमें आप थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिले और आपका मोरल सपोर्ट मिले, ठीक है। आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छा, देखो वो टिट फॉर टैट है, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन पे। गॉट इट? 24 चैप्टर है ये, इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चंस पे, लौटते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम की कमी है आपके पास और हमारे पास भी। चलो रेल परिवहन पर चर्चा करेंगे, कहाँ क्या रेल परिवहन है, क्या रेल ट्रांसपोर्ट पे। निम्नलिखित में से कौन एक नगर साइबेरियाई पारिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि साइबेरियाई जो ट्रांस रेल मार्ग है
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसे बुलाता है। कौन सा एक नगर कजान, सोची, ओमास्क और चिता में कौन सा एक अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों सोची नहीं है। सोची नगर साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग जो लेनिनग्राद में है, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद यानी कि रशिया में, तथा व्लादिवोस्तोक इसके क्रम से पश्चिमी या पूर्वी स्टेशन है। कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद पश्चिमी और व्लादिवोस्तोक पूर्वी। सोची काला सागर तट पर, याद रखना, सोची काला सागर ब्लैक सी के तट पर स्थित रूस का एक शहर है। जबकि कजान, ओमस्क व चितानगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है। पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, मिस नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप? सोची कहां है? ब्लैक सी के तट पर। नेक्स्ट बात करते हैं। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है दोस्तों। कहां पर है? जापान में। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जापान में स्थित है, जिसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है, जो होन्सु को द्वीप से जोड़ती है। होन्सु का द्वीप से जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, कहां पर है ये? 53.85 जापान में। नेक्स्ट बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पर रेल मार्ग जोड़ता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप जिस पर रेल मार्ग जोड़ता है दोस्तों, यह ब्यूनस आयर्स को किससे? वॉलपराइजो से। ट्रांस एंडीज रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई है 1440। 1910 में बनकर तैयार हुआ। यह मार्ग प्रशांत तट पर स्थित वॉलपराइजो से आरंभ होकर अटलांटिक तट पर जो स्थित है ब्यूनस आयर्स तक जाता है। चिली तथा अर्जेंटीना के मध्य एंडीज पर्वतमाला को पार करने के लिए इसे 3484 मीटर ऊंचे और कई सुरंगों से होकर निकलना पड़ता है। इस रेल मार्ग द्वारा पंपास जो कि अर्जेंटीना में है तथा पश्चिमी तट के उपजों का निर्यात व्यापार तथा डाक यात्रियों का आवागमन सरल हो जाता है। तो किसको जोड़ता है ये? दक्षिण अमेरिका ब्यूनस आयर्स को वॉलपराइजो से दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं बंदरगाहों की। क्या है बंदरगाह? बंदरगाहों की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है दोस्तों? साउथ अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। डरबन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन। तो जोहान्सबर्ग जो है क्या है? जोहान्सबर्ग क्या है? जो बंदरगाह नगर नहीं है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक भाग में स्थित है, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की बहुत सारी माइंस हैं, तो सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। शेष दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह नगर है, याद रखना। अफ्रीका के कौन कौन से? डरबन है, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन, ये तीनों क्या है? पोर्ट नगर है, बंदरगाह नगर है। बंदरगाह और सूची में मिलाना है, देखो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। त्रिपोली लीबिया का हो गया, तो बी पर 1 लगा दो, सारे एलिमेंट कर दो। ठीक है, इलात, इलात कहाँ हो गया दोस्तों? पहले बनियास समझो, बनियास हो गया सीरिया में। इलात कहां पर हो गया? और अकाबा कहां पर है? अकाबा कहां है दोस्तों? जॉर्डन में। ठीक है, अकाबा कहां है? जॉर्डन में। देखो बनियास हो गया, बनियास बंदरगाह, याद रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में आया हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है, कोई भी दोहराई नहीं है। बनियास हो गया सीरिया में। कहां पर हो गया बनियास? सीरिया में। त्रिपोली हो गया लीबिया में। उसके बाद इलात हो गया इजराइल में, याद रखना, इलात कहां पर है? इजराइल में। अकाबा हो गया जॉर्डन में दोस्तों। ठीक है, इलात और अकाबा कहां है? इजराइल और जॉर्डन में, देख सकते हो। ठीक है, बनियास कहां है? सीरिया में। त्रिपोली लीबिया में। इलात इजराइल में और अकाबा जॉर्डन में। ये क्या है? बंदरगाह है दोस्तों। क्या है? पोर्ट्स। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? किसमें दोस्तों? बलूचिस्तान में है, जिसमें अभी इस समय विद्रोह हुआ था। तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है। यह बंदरगाह जो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना से उत्कृष्ट रूप से शामिल है और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी माना जाता है। किसको? ग्वादर बंदरगाह को। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कहना बंदरगाह और देश। देखो रॉटरडम कहाँ है? नीदरलैंड में। इगारका कहाँ है दोस्तों? यही इंडिया बात कहा गया। इगारका रशिया का बंदरगाह है। रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह है। इगारका रूस का है। मोंटविडियो उरुग्वे का है और जकार्ता इंडोनेशिया का है। तो ये देख सकते हो, सो बी इज द राइट आंसर। रॉटरडम नीदरलैंड का, इगारका रूस का, मोंटेविडियो उरुग्वे का है और जकार्ता इंडोनेशिया का बंदरगाह नगर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार के सबसे बड़ी पोतवाक नहर है? देख सकते हो स्वेज नहर। स्वेज नहर कहां पर है? रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने का काम यही नहर करती है।
ये सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस जलमार्ग का निर्माण फ्रांस के साइंटिस्ट या इंजीनियर जिनका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स, उनकी देखरेख में 1869 में कंप्लीट हुआ। इस नहर की लंबाई याद रखना, पूछ सकते हैं। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्वेज पत्तन है। मतलब दक्षिणी की बात करेंगे रेड सी के आसपास, वहां स्वेज पत्तन स्थित है। और मेडिटेरेनियन में क्या है, पोर्ट सईद, और दक्षिण में स्वेज पत्तन। स्वेज नहर के उत्तरी भाग में, याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के उत्तरी भाग में मेंजाला झील तथा मध्य भाग में तिम्सा झील। वैसे ये मैंने ज्योग्राफी के अपने एक वीडियो में कंप्लीट कराया विद मैपिंग। ये मेंजाला झील दिखाई है, तिम्सा जलाई है, और इसके दक्षिण भाग में है कौन सी, ग्रेट बिटर झील। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये स्वेज नहर के उत्तरी भाग में क्या है, सबसे उधर है मेंजाला झील जो मेडिटेरेनियन सी के किनारे है, मध्य में है तिम्सा झील, उसके नीचे है ग्रेट बिटर झील। ठीक है, ये स्थित है। 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अपने अंडर में रख लिया। 1956 से मिस्र इसकी देखरेख, इजिप्ट इसकी देखरेख में है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यवस्था महासागर है। सबसे ज्यादा महासागर, व्यवस्था महासागर कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक तो नहीं, यस उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह मार्ग संसार के दो सर्वाधिक विकसित देश कनाडा के पूर्वी भाग और यूएसए के पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण एवं व्यवस्थित जलमार्ग है। दोस्तों ठीक है, दोनों ही मार्गों पर अच्छे पोर्ट्स और पोताश्रयों की सुविधा है। उत्तरी अटलांटिक प्रदेश की विदेशी व्यापार विश्व के शेष समृद्ध व्यापार से अधिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा क्या है, व्यापार होता है। नेक्स्ट, स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बात सही है। एस आर दोनों से आर एस का व्याख्या कर रहा है। देखो स्वेज नहर के निर्माण से 1869 में हुआ। मिस्र में ब्रिटेन व फ्रांस ने किया था, मिस्र में ब्रिटेन व फ्रांस ने, और लगभग 100 वर्षों तक यह नहर इन्हीं देशों के अधिकार में थी। बट कब से, 1956 से मिस्र यानी कि इजिप्ट गवर्नमेंट का इस पर कब्जा है और उसका अधिकार है, उसी के देखरेख में ये कंप्लीट हो रही है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों की दूरी घटकर लगभग आधी रह गई है। यानी भारत से बात करें तो करीब 6 से 7 हजार दूरी घटी है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर जहां मेडिटेरेनियन सी है वहां पर पोर्ट सईद, व दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह नगर अवस्थित हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पत्तन कौन से हैं, बात की अभी, कौन सा, पोर्ट सईद और स्वेज। पोर्ट सईद कहां पर है, उत्तरी सिरे पर। पोर्ट सईद है उत्तरी यानी कि नॉर्थ, कहां पर, नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन में। और जो स्वेज है, पोर्ट स्वेज, ये दक्षिण में है। दोस्तों सू नहर जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सू नहर किसको जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन को। ये दोस्तों ग्रेट लेक्स हैं, सू नहर की बात हो रही है यहाँ पर, सू नहर, तो ये सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। मैंने अपने सारे वीडियोस में कंप्लीटली विद मैपिंग के साथ कराया है। तो कौन कौन सी ग्रेट लेक्स हैं, 5 SHMEO करके आप याद रख सकते हो, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी और ऑन्टेरियो। तो सुपीरियर को ह्यूरन से कौन सी जोड़ती है, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है सू नहर। ठीक है, सू नहर उत्तरी अमेरिका की दो महान झीलें सुपीरियर एवं ह्यूरन झील को जोड़ती है। अन्य प्रमुख झीलें मिशिगन है, एरी और ऑन्टेरियो है। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य में स्थित है। ये केवल एक अकेली ऐसी झील है जो अकेले एक राज्य मिशिगन में ही, मिशिगन झील जो है अकेले यूएसए में स्थित है। शेष 4 महान झीलें अमेरिका व कनाडा के मध्य विभाजित है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह। दोस्तों दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया का मुंबई, याद रखना। वर्तमान में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह कोलंबो है। इस समय कौन है, श्रीलंका का कोलंबो, बट उस समय बताया था उन्होंने, कौन, मुंबई। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन का उपाधि मिली है दोस्तों सिंगापुर को। ठीक है, सर्वाधिक बिजी बंदरगाह है, माल भारण की दृष्टि से सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, चीन का संगाई। पोत भार टन भार की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम बंदरगाह कौन सा है, पोत भार की दृष्टि से वह संगाई चीन का भी बात हुई। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है कहां पर, मिस्र का। अलेक्जेंड्रिया जो समुद्र पत्तन है, पोर्ट है, बंदरगाह मिस्र में है। हैपा बंदरगाह इजराइल में, याद रखना। हैपा कहां पर है, हैपा इजराइल में है। जद्दा बंदरगाह सऊदी अरब में है और मसाबा बंदरगाह एरिट्रिया में है।
याद रखना। मस्सावा बंदरगाह एरिट्रिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, और लागोस बंदरगाह कहां पर है? नाइजीरिया में। जो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है? प्रश्नकाल के समय अगर 2004 में तो सिंगापुर के बाद संघाई विश्व का था, जबकि वर्तमान में संघाई विश्व का सबसे बड़ा पतन है, जबकि दूसरा कौन सा पतन? सिंगापुर। तो वर्तमान में आंसर हो गया दूसरा कौन सा? सिंगापुर। उस समय कौन था? संघाई। संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है, वे अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है क्या? ठीक है, ए सही है, इस द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों? ये आपका सेंटोस। कहवा बीज चाय की भांति रोपण कृषि है, उसका उत्पाद व महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। यह 3 प्रकार का होता है, कॉफिया लाइबेरिया, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया कोबस्ता। ब्राजील का साओ पोलो की विश्व का कहवा पात्र तथा सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस को क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट। ब्राजील और कोलंबिया विश्व में क्रमशः सबसे बड़े निर्यातक हैं, किसके? एक्सपोर्ट हैं, किसके? कहवा के, ब्राजील और कोलंबिया। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट बात? ठीक है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा मुख्य गोदाम पत्तन है दोस्तों? ये सिंगापुर। सिंगापुर गोदाम यानी कि फैक्ट्री पत्तन है, जहां पर माल रख दिया जाता है। गोदाम पत्तन को अंतरपो यानी कि एंट्री पोर्ट भी कहते हैं, एंट्रपो। ये पत्तन एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का कार्य करते हैं। इन पत्तनों में माल का संचयन बड़े बड़े गोदामों में किया जाता है और यहाँ से दूसरे देशों में भेजा जाता है। सिंगापुर क्या है? एक एंट्री पोर्ट है दोस्तों, एंट्री पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? यह लोडविंग्स नहर। लोडविंग्स नहर दक्षिणी जर्मनी यानी कि साउथ जर्मनी की एक व्यवस्थित यानी कि कैसी बिजिएस्ट आंतरिक जलमार्ग है। यह नगर डैन्यूब नदी से जुड़ी हुई है। कौन सी? लोडविंग्स। इसका निर्माण 1836 से 46 के मध्य किया गया था। किसका? लोडविंग्स नहर का दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कृषि एवं पशुपालन पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज है। इन PYQs को आप दोस्तों अगर करके जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मान लो नहीं भी मिलते हैं तो आपको एग्जाम में एक एनहेंसमेंट, एक एनर्जी और एक आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री क्या है, बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसको आप पता चलेगा कि कैसी जलवायु है, क्या क्या है, सारी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखो सूची 1 को 2 से मिलाने की बात है। ठीक है, क्या है? मत्स्य पालन, फूलों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, अंगूर की खेती। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मत्स्य पालन मछली से हो गया, फूलों की खेती फूल से हो गई, रेशम क्या कीड़ों का पालन रेशम से हो गया, अंगूर की खेती अंगूर से हो गई। ठीक है, तो इसमें कुछ था ही नहीं वैसे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, 4 3 1 2। समझ रहे आप? इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो एकदम हंसी आ जाती है, स्माइल आती है आप लोगों के फेस पे। चलो क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं। अब आते हैं, हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है दोस्तों किसकी? हिमगिरी। हिमगिरी मतलब ध्यान रखना, हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। हिमगिरी गेहूं की एक संकर यानी कि हाइब्रिड रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। अधिक ऊंचाई वाले बारानी पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में बुवाई के लिए यह अनुमोदित प्रजाति है। यह जल्दी पकने वाली प्रजाति है हिमगिरी, 110 से 120 दिन के अंदर। यह भूरे एवं पीले रतुआ रोग के लिए रोग रोधक, यानी कि इसमें रतुआ रोग नहीं होता है। रतुआ रोग दोस्तों याद रखना गेहूं से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर किसकी विशेषता है? यह वाणिज्यिक अनाज की खेती की विशेषता है मोनोकल्चर। एकल कृषि एक विशेष कृषि पद्धति है जो कि एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए की जाती है। उल्लेखनीय है कि एकल कृषि पद्धति केवल फसलों पर ही लागू नहीं होती है दोस्तों। इसमें एक समय में विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर केवल एक ही प्रजाति के जानवरों का प्रजनन की पद्धति भी शामिल है। मोनोकल्चर का व्यापक रूप से औद्योगिक खेती और जैविक खेती मतलब बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर की भी बात हो रही है, दोनों में उपयोग किया जा सकता है। मोनोकल्चर फसलों में किसानों को मुख्य रूप से रोपण, प्रबंधन और कटाई में दक्षता बढ़ाने के लिए मशीनरी के उपयोग की सुविधा दी जाती है, मैकेनाइजेशन होता है। लेकिन इसी के साथ मोनोकल्चर बीमारियों और कीटों के प्रयोग को भी बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर,
शकरकंद, चुकंदर। 21 का क्वेश्चन है, याद रखना। तो आलू दोस्तों क्या है, जड़ नहीं है, वो तना है, याद रखना। आलू एक जड़ नहीं है, वैसे आलू को लगता है कि जड़ है, नहीं, वो एक तना है, स्टेम है। प्याज, अदरक सभी तना है, याद रखना। प्याज भी, अदरक, आलू ये क्या है, सभी तने हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम आदि जड़ की श्रेणी में आते हैं। आलू जमीन के अंदर उपजने के बावजूद मूल रूप से एक तना है। ये जमीन के अंदर तनों पर, किस पर, स्टेम पर विकसित होते हैं, जिन्हें स्टोलन कहा जाता है। याद रखना ऐसे वर्ड, स्टोलन। फूले हुए तने पर कलियां होती हैं जो एक नए पौधे के गठन में मदद करती हैं। क्योंकि इनकी जड़ों में कलियां नहीं होती, इसलिए यह एक तना है। अगर इनकी जड़ों में कलियां होती तो क्या होता, ये जड़ हो सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 का क्वेश्चन है फिर से। नाइजर, जिसे राम तिल की संज्ञा दी जाती है, एक फसल, एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 37 से 47% दोस्तों। करीब एक तिहाई के लगभग तेल पाया जाता है रामतिल नाइजर के बीजों में। नाइजर रामतिल इथोपिया, भारत तथा नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाई जाने वाली फसल है। कहां पर? इथोपिया, अफ्रीका, भारत, इंडिया और नेपाल में दोस्तों। रामतिल प्रोटीन, फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का भी अच्छा सोर्स है। तो रामतिल जो है, जिसे बोलते हैं नाइजर तिल, प्रोटीन, फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फसल चक्र के संबंध में कौन सा सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए दोस्तों। कौन सा सही है? बी दोस्तों। क्योंकि आप गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की उगाएंगे तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धति है। उतली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। जैसे उतली मतलब जो ऊपर की भूपर पट्टी पे होती हैं, उसके बाद कैसी है, गहरी जड़ वाली फसल उगाओ। फलीदार फसलों के बाद बिना फली फसल वाली उगल पकानी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्रॉप्स रोटेशन होता रहता है और क्रॉप रोटेशन प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए, बिकॉज देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप रोटेशन। आई होप यू सर गॉट अंडरस्टैंड माय वर्ड। कृषि साधनों का प्रयोग क्षमता पूर्वक ढंग से लेना चाहिए, इफिशिएंट पूर्वक होना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर का भी जो, जैसे एजुकेशन का भी है, इफिशिएंट पूर्वक करो आप, जैसे मैं ये बता रहा हूं। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेशन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो गया सेकंड, सी इज द राइट आंसर। केवल दो, सी नहीं बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, फसल और देश। रबड़ सबसे ज्यादा कहां कहां पाई जाती है, उनकी बात करेंगे। रबड़ दोस्तों सबसे ज्यादा थाईलैंड में। थाईलैंड हमारा पड़ोसी है, इंडियंस का पड़ोसी है, वहां पर ये रबड़ पाई जाती है। कहां पर? थाईलैंड में। वियतनाम में भी पाई जाती है, वह लाओस में भी है शायद। ठीक है, कहवा ब्राजील में है, कहवा ब्राजील में, मंगोलिया में नहीं। मंगोलिया में कहां से आएगा? चाइना और मंगोलिया। मंगोल की आंखें छोटी हैं तो कहवा कैसे खाएंगे ये? तो मंगोलिया में नहीं, ये कहां पर है? ब्राजील में है। जैतून स्पेन में होता है, ठंडी है जलवायु वहां जैतून में, और गन्ना ब्राजील में होता है। ठीक है, ये सही है। तो बी इज द नॉट सही, बी इज द नॉट सही। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहां पर है? लीमा, पेरू में। और लीमा पेरू कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में है। जबकि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल आलू अंतरराष्ट्रीय केंद्र हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल के कुफरी में, यहाँ पर बर्फ भी गिरती है, कुफरी शिमला में स्थित है। आपको याद रखना चाहिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। लेकिन उसका इंटरनेशनल संसाधन कहां है? फिलीपींस मनीला में। कहां पर? फिलीपींस मनीला में, जो साउथ चाइना सी का दोस्त है। निम्नलिखित में से कौन एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो देखो कोको दोस्तों कहां पाया जाता है? मोस्टली आप देख सकते हो, ये पाया जाता है कहां पर? जहां पर भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु है। लातविया कहां पाया जाता है? देखो लातविया मेरे हिसाब से बाल्टिक सी में पाया जाता है, और लातविया यूरोपियन कंट्री है। तो कॉमन सेंस से इसको भाई साहब फ्रिजल आउट कर सकते थे। भाई लातविया यूरोप का कंट्री है, बाल्टिक सी में है ना। तो ये कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना, ये क्या है सब? ये अफ्रीकन कंट्री है। उस कटबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है ये ककोआ, इसे बोलते हैं कोको। समझ रहे हैं, हर चीज का एक लॉजिक है, विदाउट लॉजिक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए लातविया को मैं ऐसे ही बाहर कर दूंगा यहां से बिना लात मारे। ठीक है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश है आइवरी कोस्ट, याद रखना, घाना और इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून। समझ रहे हैं, कोको में आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कैमरून। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ककोआ नामक वृक्ष उगते हैं, जिनके फलों के बीजों को
कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान है लैटिन अमेरिकी देश, कैरिबियन सी वाले देश। जहां उष्णकटिबंधीय भाग है, लातविया की प्रमुख फसल राई है। राई मतलब जो ठंडी फसल है, रबी की फसल है राई, ठीक है। ऐसी फसलें उगती हैं जहां ठंडे प्रदेशों में। निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसमें पशुचारण बहुत विकसित है? कहां पर है पशुचारण? तो शीतोष्ण घास प्रदेश में, क्योंकि जहां पर पशु होंगे खाने के लिए घास की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो जो शीतोष्ण घास प्रदेश हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा उम्दाकरण के होते हैं, जो पशुओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्रूशियल है। पशुओं से आप भोज्य पदार्थ जैसे दूध वगैरह है, मीट है, ये सब, चमड़ा, ऊन प्राप्त करते हैं। यह व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में विकसित है जहां जलवायु उष्ण व शुष्क दोनों है, यानी कि गर्म भी है और ड्राई भी है, उष्ण और शुष्क। शीतोष्ण व शुष्क होती है तथा धरातल उबड़ खाबड़ व पर्वतीय होता है। पशुपालन के मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं, क्या है? यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। भाई उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तो ऊपर भी थे, लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं यहाँ पे। दूसरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो शीतोष्ण घास के मैदान दोस्तों पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी कनाडा में, स्टपीज हंगरी, स्टपीज वगैरह, ये पशुचारण के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि यूएसए में डेयरी व मांस उद्योग अधिक विकसित है। बात करते हैं बीटी कपास, इसके जीन मॉडिफिकेशन की, जीन म्यूटेशन की, जीन उत्परिवर्तन की बात करते हैं। बीटी का अर्थ इसमें क्या है? बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों बीटी। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। बीटी का नाम क्या है? ये एक बैक्टीरिया जिसको इसके जीन को मॉडिफाई करके लगाया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग होता है नील हरित शैवाल का? किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। दिस इज धान, पैडी। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यह जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो पड़ा है, साइनो जैसे साइनो। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, उसको कंपाउंडिंग करके धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और नाइट्रोजन किसी फसल के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए खाना। यह जैविक खाद नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। तो धान की फसल न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि खेत की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता और उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी कायम रखने में भी मददगार साबित होता है। कौन? ये धान, नील हरित शैवाल, और एक बायो फर्टिलाइजर है उसका। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉफी उत्पादन देशों को उनकी कॉफी की उत्पादन 16 के हिसाब से अब अपडेट हो गया, मात्रा उसके हिसाब से करना अवरोही क्रम में। अब 2022 के आंकड़े के हिसाब से लगाते हैं। सो सबसे ज्यादा कहां पर है? ब्राजील में, तो यहां पर आ गया सी। उसके बाद आता है वियतनाम, तो आ गया बी, ठीक है। कौन सा आ गया? बी। उसके बाद आता है कोलंबिया, उसके बाद आता है इंडोनेशिया। उसी के हिसाब से आज के हिसाब से भी वही है, पहले के हिसाब से वही है। तो ब्राजील एवं वियतनाम दोस्तों विश्व में कहवे के प्रथम एवं द्वितीय सबसे बड़े निर्यातक हैं। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट एग्जाम में कभी भी आपके दिमाग में नहीं, आपके एग्जाम में कहीं भी उड़ेला जा सकता है। तो दोस्तों ब्राजील और वियतनाम विश्व में कहवे के प्रथम, ब्राजील और द्वितीय वियतनाम क्या है? निर्यातक, एक्सपोर्टर हैं। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो ब्राजील में कहवे के बड़े बागानों को कहते हैं फेजेंडा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज फेजेंडा? तो फेजेंडा कहते हैं कहवा के बड़े बागान को फेजेंडा। साओ पोलो नगर कहवा का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक केंद्र है। कौन सा? साओ पोलो नगर। कहां का? ये ब्राजील में है। और सेंटोस नगर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। सेंटोस नगर को कॉफी बंदरगाह कहते हैं, ये भी ब्राजील में है। और साओ पोलो नगर कहवा का प्रमुख प्रोडक्शन और क्या है? निर्यातक केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक है? अभी बात की, ब्राजील के बाद वियतनाम, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक, देखो रिपीटेशन की हद देखो, ब्राजील और वियतनाम। यहां देखो कितना रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं? ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहते हैं? बताया मैंने, फेजेंडा। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? हवाई में, अलास्का, हवाई, यूएसए में, ठीक है, जो 50वां राज्य है। 2016-17 के विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक कौन था? चीन, ठीक है। चाय के प्रमुख उत्पादक देश चीन, दूसरे नंबर पर अब भारत आ गया है। चीन के बाद भारत, फिर केन्या, फिर अर्जेंटीना, फिर श्रीलंका दोस्तों। और एक्सपोर्ट में भी चीन आ गया सेकंड नंबर पर, सॉरी वो इंडिया आ गया है। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश श्रीलंका दोस्तों, ठीक है।
श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? आपको पता होगा अम्लीय, कुछ लेटराइट प्रकार की मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं खड़ी फसल। एक मिनट, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, याद रखना, रिले खेती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब फसल अगर खड़ी है उससे पहले आप अगली फसल की बुआई कर देंगे कटाई करने से पहले, तो उसे कहते हैं रिले खेती। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल को बुआई करने को कहते हैं रिले खेती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे मक्का, बाजरा, इस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल लवण सहिष्णु है? यह चुकंदर। समझ रहे हैं आप? फसल जो है चुकंदर जो है फसल लवण सहिष्णु फसल है। कैसा? लवण, सैलिनिटी से टोलेंस है, इसको टोलेंसी, इसका प्यार है इसके साथ। किसके साथ? चुकंदर का किसके साथ? फसल लवण, सैलिनिटी के साथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चुकंदर वाला। मूंगफली निम्नलिखित में से कहां की प्रमुख फसल है? गैम्बिया। मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। मूंगफली की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देशों में बात करें तो चीन, भारत, नाइजीरिया, अमेरिका तथा सूडान है। तो चीन, भारत, नाइजीरिया, अमेरिका चौथे 1, 2, 3, 4 नंबर पर है। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। मूल स्थान ब्राजील से आई हुई है। मूंगफली का मूल स्थान कहां है? ब्राजील। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही कूट को बताना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है, ठीक है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी देश है दोस्तों, ठीक है, गलत है। विश्व में दूध हमारे सिवा, भारत के सिवा और कोई पैदा कर ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य, ये भी ठीक है। तो आंसर है डी। तीसरे को एलिमिनेट कर दो, बाकी के सही है, पढ़ लो आप, देखना चाहो तो। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में, क्योंकि वहां पर लैंड दोस्तों कम है। पृथ्वी क्या है? खेती कहां करने के लिए खेती कम है, इसलिए ये सघन खेती करते हैं। सघन खेती यानी कि गहन कृषि को सर्वाधिक प्रचलन जापान में पाया जाता है। देखो, बिना किसी रीजन के कुछ नहीं होता है। अब वो सघन डेंस खेती कर रहे हैं, गहन कृषि कर रहे हैं, क्यों? कोई ना कोई रीजन है, उन्होंने कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढा है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कम होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया? सघन खेती प्रोड्यूस की और अपना माइंड लगाया, टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। अधिकतम जनघनत्व यानी कि डेंसिटी वाले क्षेत्रों में सघन कृषि की जाती है। इसका उद्देश्य है कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करना। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस कृषि में भूमि की प्रत्येक इकाई पर श्रम व पूंजी का अधिक उपयोग किया जाता है। श्रम और पूंजी ज्यादा लगती है, याद रखना। निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर सबसे अधिक है? चाइना में। विश्व में धान की सर्वाधिक उत्पादकता चीन में पाई जाती है। चीन के बाद भारत, बांग्लादेश, 2 नंबर पे इंडोनेशिया और वियतनाम है। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, अमरूद। अमरूद से दोस्तों जेली बनती है। आम व कैथ में, कैथ का जो पेड़ होता है उसमें पैक्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पैक्टिन की उपस्थिति के लिए शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक, बीट रूट्स की बात हो रही है, चुकंदर के दोस्तों कौन है? फ्रांस और रूस। यानी कि जो कैसा शीत कटबंधीय पौधा है चुकंदर, इसलिए जहां पर ठंड वाला इलाका होगा, बर्फ वाला इलाका होगा, वहां पर चुकंदर पाया जाएगा। तो चुकंदर शीत कटबंधीय पौधा है। विश्व में उत्पादित होने वाली चीनी का 30 से 40% चीनी चुकंदर से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जर्मनी में चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया 1779 में विकसित हुई। विश्व में चुकंदर की कृषि का विस्तार समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक है। इसकी कृषि का मुख्यतः यूरोप कृषि की संज्ञा प्रदान की गई है। विश्व में चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक फ्रांस व रूस था, लेकिन 2022 के आंकड़े माने तो अब आ गया रूस नंबर 1 पे, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी और चौथे नंबर पर फ्रांस है दोस्तों, ठीक है। जो पहले नंबर पर होता था वो कहां पहुंच गया है? अब वो चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तो पहले पे आ गया रूस, अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों कौन? ब्राजील। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। विश्व की कुल चीनी उत्पादन का लगभग 60 से 70% भाग गन्ने से प्राप्त किया जाता है और चुकंदर से 30 से 40%। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में दोनों जगह पाया जाता है। विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश की बात करें, ब्राजील नंबर 1, भारत 2, चीन 3, पाकिस्तान 4 और थाईलैंड 5वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संसार में
गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है चाइना। ये कुछ चाइनीज सबसे आगे हैं। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश चीन है। विश्व में गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कम से चीन, उसके बाद भारत, रूस, उसके बाद चौथे नंबर पर अमेरिका तथा कनाडा है। यानी कि आप बात करें चीन, भारत, रूस, उसके बाद अमेरिका और कनाडा है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से चीन का कौन सा स्थान है? द्वितीय। जबकि तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से चीन का स्थान कौन सा? विश्व में प्रथम है। चीन विश्व में सूती व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। समझ रहे चीन के बारे में आप। नेक्स्ट बात करते हैं, देख सकते हो ऊपर वाला ही है। यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने में काम आता है। ए आर दोनों सही है और एक्सपेंशन भी सही हो रहा है। यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर यानी कि कॉमर्शियल ग्रेप्स की खेती विशिष्ट है। यहाँ का 85% अंगूर शराब बनाने के काम आता है। ध्यातव्य होगी भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश को विश्व की उद्यान भूमि कहा जाता है। फसल और उसके उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे। कहवा दोस्तों कहाँ होता है? साओ पोलो पठार पे दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? कहवा सिटी, साओ पोलो। जूट कहाँ होता है? जूट होता है आपका गंगा डेल्टा में, ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में। चावल कहाँ होता है दोस्तों? चावल होता है यांगसी मैदान चाइना में। गेहूं कहाँ है? प्रेरी मैदान यूएसए में। ठीक है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह चीन। कौन सा है? चीन दोस्तों। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों की माने विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर है कम से चीन, न्यूजीलैंड तथा टर्की का स्थान है। लेकिन क्वेश्चन उस समय आया था इसलिए आंसर चीन था। अब कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, नंबर 2 पे पहुंच गया चीन, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड, नंबर 4 पे टर्की। ठीक है, अब मैच करना सूची 1 को सूची 2 से। रबर कहाँ है दोस्तों? रबर पहले ही बात हो चुकी है। रबर है आपका मलेशिया में। कहवा कोलंबिया, कहवा कहाँ पर है? कोलंबिया में। जैतून दोस्तों कहाँ पाया जाता है? जैतून पाया जाता है आपका इटली में और गन्ना मॉरिशस में। आंसर देख सकते हो, रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस में पाया जाता है। सॉरी गाइस। विश्व में धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर? फिलीपींस में। 1960 में 1960 में फिलीपींस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के परिसर में ही धान जीन बैंक और विश्व चावल संग्रहालय स्थापित किए गए दोस्तों। कहां पर? फिलीपींस के मनीला में दोस्तों, धान जीन बैंक और। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या मिलाना है? कोको दोस्तों कहां की फसल है? घाना की। ठीक है, कहवा आइवरी कोस्ट। चाय कहां की होगी दोस्तों? केन्या। और गन्ना दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों। मैच कर सकते हो आप। आंसर हो गया बी, 4123 इज द राइट आंसर। कोको दोस्तों घाना की घाना की फसल, कहवा आइवरी कोस्ट की, चाय केन्या की और गन्ना दक्षिण अफ्रीका की फसल हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक यूएसए है, जबकि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद। नेक्स्ट बात करते हैं, सैक्रामेंटो, बहुत इंपोर्टेंट है ये। सैक्रामेंटो सान जोआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश के फलों को उत्पादन के लिए विख्यात है। कहाँ ये? कैलिफोर्निया राज्य में। तो सैक्रामेंटो सोन जोआकिन घाटी जो है कहाँ पर है? पश्चिमी यूएसए में। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सैक्रामेंटो सान जोआकिन घाटी अंगूर एवं सिट्रस फलों के लिए फेमस है। भूमध्यसागरीय प्रदेश सिट्रस फलों जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, सद्दू, नाशपाती आदि के लिए बहुत फेमस है। सिट्रस फलों के लिए यह प्रदेश विश्व विख्यात है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में कोको त्रिभुज स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट है, यह घाना में। कोको त्रिभुज जो है, कोको घाना की मुख्य फसल है। घाना के 3 क्षेत्रों को कोको की कृषि के लिए जाने जाते हैं। कौन सा? यह नंबर 1 टाकोराडी, दूसरा है कोमासी, तीसरा है अकरा। ये घाना की राजधानी है। तो कौन सा है? टाको राडी हो गया, कोमासी और अकरा हो गया, इन्हें ही कोको ट्रायंगल यानी कि कोको त्रिभुज कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्ण त्रिभुज विश्व के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए दोस्तों। स्वर्ण त्रिभुज दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से फेमस है दोस्तों। कौन सा? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है? यह फेजेंडा। फेजेंडा क्या है दोस्तों? ये ब्राजील में कहवा के खेतों से हैं। चेन्ना, फैंग और मिल्पा ये क्या है? स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन।
ठीक है, कलर चेंज करता हूं। तो चेन्नई श्रीलंका में, याद रखना, फेंग अफ्रीकी विषुवतीय भागों में, विषुवत रेखीय भागों में, मिल्पा स्थानांतरित जो कृषि है दोस्तों, मिल्पा, ये मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में प्रचलित है। मिल्पा कहां पर है? एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको, ठीक है। और फेंग अफ्रीका, एफ से फा और अफ्रीका, चाइना श्रीलंका में। रे दोस्तों, रे याद रखना, वियतनाम एवं लाओस में, तुंग्या म्यांमार में, कैंगिन फिलीपींस में, लदांग इंडोनेशिया में, टाबी मालागासी में, तमराई थाईलैंड में आदि नामों से जानी जाती है, प्रचलित है। और ये भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में से झूम कहते हैं दोस्तों। किसको? स्थानांतरित कृषि को। कुमारी पश्चिमी घाट केरल में, इसको कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट केरल में। खेल हिमालयी क्षेत्र में। वोल्ट्रे कहते हैं इसे दक्षिण पूर्व राजस्थान में। और पोंडू या पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में। और बेवार व दहिया कहते हैं इसे बुंदेलखंड में, आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो चेन्नई श्रीलंका में हो गया, फेंग अफ्रीकी विषुवत रेखीय भागों में, मिल्पा स्थानांतरित कृषि कहां पर है? मध्य अमेरिका में, मिल्पा एवं मैक्सिको में। रे वियतनाम एवं लाओस में। तुंगिया दोस्तों म्यांमार में, कैंगिन फिलीपींस में, लदांग इंडोनेशिया में, टाबी मालागासी में, तमराई थाईलैंड में, आदि नामों से जानी जाती है। वही भारत के उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें तो इसे झूम कहते हैं। कुमारी, कुमारी कहते हैं इसको दोस्तों पश्चिमी घाट केरल में। खेल कहते हैं हिमालयी क्षेत्र में। वोल्ट्रे कहते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान में। पोंडू या पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में। बेवार होता है, बेवार एवं दहिया, ये बुंदेलखंड में पाई जाती है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लदांग संबंधित है, क्या है? लदांग संबंधित है दोस्तों। क्या संबंधित है लदांग का? नेक्स्ट बात करेंगे लदांग का। नेक्स्ट, लदांग दोस्तों स्थानांतरित किसी से संबंधित है। और कहां से लदांग ऊपर बात हुई थी बताइए? लदांग आपका कहां से हो गया? लदांग है आपका कहां से? इंडोनेशिया से। याद रखना, लदांग इंडोनेशिया से। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित किसी के उदाहरण नहीं है? लदांग इंडोनेशिया, पोंडू, फेजेंडा, ये 1 और 3 दोनों हैं। सुनाव, हेसियंडा और फेजेंडा नहीं है। ये क्या है? फेजेंडा कॉफी के बागान। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? ये सवाना। डाउन्स, प्रेरीज और स्टपीज तीनों जगह होता है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज अमेरिका में। स्टपीज कहाँ है बताइए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, ठीक है, जिसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है। सवाना, सवाना घास क्षेत्रों में घासों की अधिकता, जबकि बीच बीच में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। स्टपीज घास का विस्तार रूस तथा यूक्रेन में। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी, डाउन्स तथा स्टपीज प्रमुख गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है? भारत, ठीक है। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। दूध और प्रोटीन होता है उसमें, प्रोटीन और लैक्टोज सहित पोषण के प्राइमरी सोर्स से संयुक्त है, शामिल है। विश्व में दूध के अग्रणी उत्पादक की बात करें तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तथा ब्राजील है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। चीन की कृषि खेती की अपेक्षा बागवानी है, कृषि की व्यवस्था बागवानी है। यह सर्वोच्च उदाहरण है गहन आत्मनिर्भरता खेती का, ठीक है। चीन की कृषि कहती है कैसी है, देख सकते हो। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। देखो, प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। आंकड़ों से पता करें तो शीर्ष उत्पादकों की बात करते हैं। नंबर 1 पे थाईलैंड है, 2 पे इंडोनेशिया, वियतनाम, तो TIV याद रखना, टाइवी। उसके बाद भारत भी है, भारत और चीन, यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। उसके बाद भारत और चीन चौथे 5वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यह चीन दोस्तों। FOA की रिपोर्ट आई 2022 में, अभी रिसेंटली भी एक रिपोर्ट जारी की हमने बताया उसमें, तो कौन है? चीन है। लेकिन इनलैंड फिशरीज में रूस और चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। भारत में 3 प्रमुख मछली उत्पादक देशों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात है, ठीक है। ये सारा आंकड़ा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब आ गए मिसलेनियस पे, विविध पे, इसको करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऑलमोस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद इन्वायरमेंट पे बात करेंगे और जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट हुई यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी। आगे एक मिसलेनियस का चैप्टर है, उसे हम कल कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करेंगे आप, क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट बात होगी आपकी कि भाई आप जो है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, ठीक है। यही रिक्वेस्ट है, आप हमारा मोरल सपोर्ट बढ़ाते रहिए, हम आपको ये सारा कंटेंट देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद।